लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स के जो भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह थे वो हम लोगों ने देख लिए थे, क्या क्या इसमें चार्जेस हैं, मास है, किस तरीके से बिहेव करता है, और एंटी पार्टिकल्स क्या होते हैं ये भी देखा था, और गामा पार्टिकल क्या होता है ये सारी चीज़ देख लिया था। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट लॉ, जिसमें कि हम लोग देखते हैं रेडियो एक्टिव डिके किस तरीके से होता है। तो देखो रेडियो एक्टिव डिके में दो चीज़ें आती हैं, ऊपर तो हम लोगों ने हेडिंग डाला ही है, हाँ रेडियो एक्टिविटी डाला है, और ये है रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो एक्टिव डिके, तो रेडियो एक्टिव डिके दो तरीके से पढ़ा जाएगा। एक जो होगा इस बात को एनालाइज करेगा कि कौन कौन से पार्टिकल निकल रहे हैं और उसके निकलने से क्या हो रहा है, बैलेंसिंग वगैरह चीज़ें। और दूसरा डिके प्रोसेस में हम लोग ये देखेंगे कि कितने टाइम के बाद जो पार्टिकल्स हैं वो डिके हो जाएंगे, मतलब कि कितने टाइम के बाद, अगर एन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं तो कितने टाइम के बाद वो आधा हो जाएगा उसका एक्टिव न्यूक्लियाई। तो एक्टिव न्यूक्लियाई क्या होता है वो सब चीज़ के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। एक्टिव का मतलब कि जो कि अभी तक डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ है, डिके प्रोसेस में नहीं है। तो क्या होता क्या है डिके, उसको तो समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले अल्फा यस। डिके के बारे में देखिए। फर्स्ट इज अल्फा डिके। अल्फा डिके क्या है, तो मैंने बता दिया था अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, जिसमें कि हीलियम प्लस डबल आयोनाइज्ड हाँ हीलियम प्लस, 2। हाँ 2+ होता है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाता है, और इसमें 2 और 4 होता है, और इसको बोलते हैं हम लोग अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो ये पार्टिकल जब भी निकलेगा तो हम लोग बोलेंगे अल्फा पार्टिकल निकला। तो मान लेते हैं कि एक एलिमेंट था, उसका रिएक्शन हुआ, इन द सेंस कि ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है एक्स, और वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या हुआ, डिके प्रोसेस में गया। क्यों डिके प्रोसेस में जाता है, क्योंकि वो स्टेबल होना चाहता है इसीलिए। ठीक स्टेबल है, जोन में आने के लिए। हाँ, तो उसका यस। न्यूक्लियस क्या होता है, अनस्टेबल, एटम अनस्टेबल है, उसके बारे में कुछ नहीं बोला जा रहा है अभी। क्या मैं बोल रहा हूँ, न्यूक्लियस अनस्टेबल। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। हाँ इसका न्यूक्लियस अनस्टेबल था, तो न्यूक्लियस स्टेबल होने के लिए अल्फा डिके करता है, और अल्फा पार्टिकल इससे बाहर निकल गया। तो एक्स के जगह पे मुझे क्या मिलेगा, वाई एक दूसरा नया एलिमेंट मिलेगा, और साथ ही साथ एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकल चुका है। मैं यहाँ पे लिख दूंगा He2 and 4। बहुत जगह पे प्लस चार्जेस तुम्हें देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी अगर लिखा हुआ है अल्फा पार्टिकल तो समझ लेना कि +2 चार्जेस में। दिस इज व्हाट अल्फा पार्टिकल। और ये प्रोसेस हुआ तो इसमें कुछ कुछ एनर्जी रिलीज हुआ होगा, है ना, कुछ एनर्जी निकला होगा। अब देखो बैलेंसिंग कर लेते हैं, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ क्या है, प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स कितने जेड। नंबर है, जेड। और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, ए ए माइनस वन। माइनस जेड। तो अगर यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो Z-2 प्रोटॉन्स होने चाहिए। Z-2 क्यों, क्योंकि नेक्स्ट। बैलेंसिंग कर रहे हैं हम लोग, है ना, LHS और यस सर। HS में। और इसके पास 2 है दो और इसके प्रोटॉन। पास Z-2 है, तो ऐड होकर के Z हो जाएगा। और इसके पास कितना बचेगा, A-4। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ओके। की बात करेंगे फिर तो A-4 माइनस ऑफ Z-2, ये हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बराबर है क्या, यस सर। इसमें कोई यस सर। प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो Y जो एलिमेंट है उसका जो प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन से इतने हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से इतने हैं, ये चीज़ें हम लोगों ने देख लिया, और इससे क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो क्यू अमाउंट है वो कितना है उसे निकालना चाहता हूँ, एनर्जी जो रिलीज होगा सिस्टम से वो निकालना चाहता हूँ। अब एनर्जी रिलीज हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, मास इफेक्ट से, बाइंडिंग एनर्जी। है ना। मास इफेक्ट। यस सर। तो पहले मुझे डेल्टा एम निकालना पड़ेगा। डेल्टा एम क्या होता है, याद है क्या, मास इफेक्ट।
Yes, sir. Mass of Yes. individual proton or neutron का sum minus mass of the nucleus. तो जो एग्जैक्ट मास होना चाहिए था उससे कम है मास, वही तो मास डिफेक्ट होता है। और अगर कोई रिएक्शन में जितना मास एलएचएस में है उतना मास आरएचएस में नहीं हुआ तो मास में डिफरेंस हुआ, बराबर। तो इन दोनों के मास के डिफरेंस को भी हम लोग क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट बोलते हैं। तो कौन सा मास कम होना चाहिए, एलएचएस वाला या फिर आरएचएस वाला, किसका मास कम होना चाहिए? Sir, RHS I think क्योंकि वो एनर्जी रिलीज हुआ है ना हाँ, मास। एनर्जी एनर्जी रिलीज हो रहा है, इसका मतलब मास तो कम हुआ होगा तभी तो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। तो दिस मास विल बी ये लेस, और ये मास होगा ज़्यादा। और ये मास अगर ज़्यादा है तो मैं पहले इसके मास को रखूंगा ताकि मैग्नीट्यूड प्लस पॉजिटिव में है ना। तो मास ऑफ एक्स, अच्छा कैपिटल एम और स्मॉल एम से चीज़ों को हम लोग डिनोट करेंगे। कैपिटल एम मतलब मोलर मास, स्मॉल एम का मास जो होगा वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन से हम लोग डिनोट करेंगे। तो एलिमेंट का मास जो है मोलर मास एम है। उसमें से मैं न्यूक्लियस का मास हमेशा देखना चाहूँगा, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के मास में डिफेक्ट के कारण से ही ये क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा। माइनस ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है तो जेड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो। नहीं। हाँ, नहीं सर। अब इसके बारे में देखते हैं, इसका मोलर मास कितना है, एम हुआ है ना, एटम का मास जिसको हम लोग बोलते हैं। और माइनस कर लेते हैं जितने नंबर ऑफ, अभी इसमें इलेक्ट्रॉन्स है तो जेड माइनस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यस। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। और ये अब अल्फा पार्टिकल है, तो अल्फा पार्टिकल के लिए हम लोग क्या देखेंगे, हीलियम, तो मास ऑफ हीलियम, हाँ। मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस। Yes. तो मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस। और इसमें कुछ करना पड़ेगा, मास ऑफ हीलियम एटम है ये, है ना, अभी तो मास ऑफ हीलियम एटम है। माइनस इलेक्ट्रॉन तो माइनस 2 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो नहीं होंगे ना, +2 इसमें में। इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन इसका जो मोलर मास हम लोग लेते हैं वो तो रियल ओके वाले ओके एटम का लेते हैं ना, तो उसमें से तो 2 माइनस करना ओके। पड़ेगा, बराबर है। सही। यस और सर। ये डेल्टा एम निकला हाँ सर। इज इक्वल्स टू, अब इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, देख करके ही बताओ, इजी है। 2 कैंसिल हो गया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल ही हो गया। हाँ, सारे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जा रहे हैं, तो बचेगा सिर्फ एम एम एक्स ऑफ -m माइनस एम वाई plus, sorry, minus mass of helium. मास ऑफ, ये हो गया, बराबर। Yes तो sir. इधर से मुझे निकल के आया डेल्टा एम, और अब मैं निकाल लूंगा क्यू, और क्यू का वैल्यू क्या होता है, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर विच विल बी इक्वल्स टू एम एक्स माइनस ऑफ एम वाई माइनस ऑफ एम एच ई इंटू सी स्क्वायर। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन दिस डीके प्रोसेस। तो इतनी सी जो एनर्जी रिलीज हुई है वो एनर्जी किधर जाएगी, कहाँ जाएगी एनर्जी, हाँ, एनर्जी कहाँ जाएगी? हाँ, ये एनर्जी किधर जाएगी, Surrounding. तो स्टेबल हो रहा है तो सराउंडिंग में जाएगी। और सराउंडिंग में। और किसी के पास कोई अच्छा आंसर, एक सेकंड। किस फॉर्म में जाएगी? ट्रांजिशन। अच्छा। ये एक तो एटम फोटॉन्स था, के फॉर्म में रहेगी। नहीं, एक एटम था एक्स, और इसके अंदर का जो न्यूक्लियस था वो अनस्टेबल था, और ये क्या था, रेस्ट पे था। ये न्यूक्लियस रेस्ट पे ही कुछ ऐसा काम किया कि दो पार्ट में, दो टुकड़ों में बट गया, एक तो वाई में
और एक हीलियम पार्टिकल में, अल्फा पार्टिकल, हाँ या ना? अच्छा, रेस्ट पे काइनेटिक। Yes, sir. बात करो सेंटर ऑफ मास वगैरह में पढ़ा होगा, अगर कोई एक बॉम्ब है जो रखे रखे फट जाता है तो इतने पार्ट में डिवाइड होता है, तो ये पार्ट इधर भागता है और ये पार्ट इधर भागता हाँ, सेंटर ऑफ हाँ मास का जीरो रहता है, है। वेलोसिटी। हाँ, तो यस यहाँ सर। पे इन दोनों के पास क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी। सो दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये वाला जो क्यू निकाला है हम लोगों ने, ये जो एनर्जी होगा ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में इन दोनों को मिलेगा। किसको? अल्फा पार्टिकल को और वाई को। एक्स तो पिक्चर में है ही नहीं क्योंकि वो तो टूट गया, बराबर। सो इसके पास हाँ सर। वेलोसिटी हो जाएगा वी वाई और इसके पास वेलोसिटी हो जाएगा वी अल्फा। क्या इन दोनों वेलोसिटीज को निकाला जा सकता है? मोमेंटम सेम रहेगा तो हाँ शायद। ऑफ कोर्स मोमेंटम को जीरो होना। दो काम यहाँ पे करना है तुम्हें। क्या क्या करना है? मोमेंट एक एनर्जी कंजर्वेशन और दूसरा मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम तो निकल गया। मोमेंटम कंजर्वेशन। तो मान लेता हूँ कि इसके पास जो एनर्जी है वो ई वाई है, काइनेटिक एनर्जी, और इसके पास काइनेटिक एनर्जी ई अल्फा है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन से क्या बोला जा सकता है कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ये सिस्टम की बात हो रही है, ध्यान देना। हाँ, एक्स सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम क्या था? सिस्टम तो रेस्ट पे था रेस्ट इनिशियल, पे था, एक्स तो ये हो जाएगा जीरो। फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा? जीरो। मोमेंटम ऑफ वाई प्लस ऑफ मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल। और हमें पता है कि एक लेफ्ट के डायरेक्शन में गया, एक राइट के डायरेक्शन में गया, तो एक नेगेटिव होगा क्योंकि ये वेक्टर में कंपैरिजन होता है। तो इधर से हमें पता चल गया कि मैग्नीट्यूड में दोनों का मोमेंटम क्या होना चाहिए? इक्वल। बोलो। यस सर। ये सब तो हम लोगों ने किया ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन, क्या जो क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ है ये इन दोनों के एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होगा, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, लिख सकते ओके। हैं ऐसा। और हमें ये भी पता है कि एनर्जी तो इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई टू एम होता है। प्योर Yes, sir. काइनेटिक में कन्वर्ट होगा हाँ, ऐसा। प्योर काइनेटिक एनर्जी, और दूसरे फॉर्म का हो ही नहीं सकता। बात समझ में आ रही है? हीट रिलीज नहीं होती क्या सर इस हीट रिएक्शन में? मुझे पता था यही बोलोगे। हीट होता क्या चीज है? क्या होता है हीट, बताओ। Vibrate molecules. वाइब्रेशन ऑफ, वाइब्रेशन ऑफ द मॉल। वाइब्रेशन ऑफ द एटम और द Vibration of मॉलिक्यूल्स। atoms. मैं एटम के अंदर की बात कर रहा हूँ, न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ। बात समझ में आया? जब हम लोग कलेक्टिवली किसी भी मटेरियल को देखते हैं तो ढेर सारे एटम मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इसका वाइब्रेशन हमें टेम्परेचर या हीट के फॉर्म में नजर आता है। ये ओके, पूरा, अच्छा ये इंडिविजुअल हाँ, वो तो मैंने डॉट है एक ये। पूरा ही डॉट को, एक ही डॉट को ले लिया, तो एक डॉट हीट थोड़ी नहीं होता है, वो तो अच्छा काइनेटिक सही है। एनर्जी को ले सकता है ऐसा। Q यस इज सर। इक्वल टू ई वाई प्लस ऑफ ई अल्फा, और ई का वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग यहाँ से निकाल के पुट कर सकते हैं। बोलो। ई वाई पीस। Y square upon 2m p alpha square upon 2mh. तो इसको पुट कर लेते हैं क्योंकि दोनों का मोमेंटम तो सेम। ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम वाई, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, तो एम अल्फा। ये हो जाएगा क्यू, और इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, है ना? या फिर यस। इसको इसको और इजी करके इधर ही पहले पुट कर लेता हूँ।
इन दोनों के वैल्यू इधर पुट करता हूँ, देखो कितना आ जाएगा, 2my इज इक्वल्स टू 2m अल्फा ई अल्फा, 2 कैंसिल आउट हो गया, एक रिलेशन आ जाएगा my ey इज इक्वल्स टू m अल्फा ई अल्फा। क्लियर है? अब सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, हाँ क्यू में। Yes, sir. आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मुझे तो एनर्जी चाहिए ना किसी एक का, प्रॉपर क्यू का वैल्यू निकालने का। बोलो किसका पहले निकाल ले, अल्फा का या वाई का? अल्फा। अल्फा निकाल तो ई वाई का पहले पुट करना होगा, ई वाई कितना हो जाएगा, एम अल्फा ई अल्फा डिवाइडेड बाय एम वाई प्लस ऑफ ई अल्फा, और इसको कॉमन ले लो, एम अल्फा प्लस एम वाई डिवाइडेड बाय एम वाई इंटू ई अल्फा। तो इधर से हमारे पास ई अल्फा कितना निकल के आया, एम वाई डिवाइडेड बाय एम वाई प्लस ऑफ एम अल्फा इंटू क्यू। तो ये हमें ये बता रहा है कि क्यू जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ है टोटल, उसका कितना पार्ट अल्फा के पास जाएगा, ओके, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी। कितना एनर्जी का पार्ट जो है वो वाई के पास जाएगा, वो भी अगर हम लोग सॉल्व करेंगे वो ये निकल के आएगा, एम अल्फा अपॉन एम वाई प्लस ऑफ एम अल्फा इंटू कितना पार्ट निकल। तो ज़्यादा एनर्जी कौन लेकर के जा रहा है, अल्फा पार्टिकल या वाई? सर वाई, एक सेकंड, सॉरी, अल्फा Bye. ऊपर एम वाई है। हाँ ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल ज़्यादा एनर्जी लेकर के जा रहा है, इस बात को हमेशा याद रखना। अगर दोनों का मोमेंटम सेम है और जिसका अच्छा, मास हल्का वाला। छोटा है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी लेकर, क्लियर है? तो ठीक है, हाँ सर, हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाँ मास है। Yes. ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है मॉडर्न फिजिक्स में, और इसी से हम लोगों ने रिकॉइल स्पीड वगैरह भी निकाला था, बताया भी था इसके बारे में। चलो, तो ये हो जाएगा अल्फा पार्टिकल के पास इतनी एनर्जी। क्या अल्फा पार्टिकल की एनर्जी जो निकल रही है वो फिक्स्ड है या वेरिएबल? हाँ, फॉर्मूला से सेम आ रहा है। सेम है। सॉरी, तो मैंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में मैंने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट कोई सा भी हो सकता है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट ले लिया मैंने, और इससे जो है कुछ पार्टिकल्स निकलेंगे, डीके प्रोसेस हो रहा है, ये अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकला, और अल्फा पार्टिकल को मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड्स वाले रीजन से पास कराया। मान लो कि एक रीजन है जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में, ठीक है, हाँ, ऐसा करते हैं बाहर की डायरेक्शन में कर लेते हैं, लेफ्ट। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की डायरेक्शन में, और ये अल्फा पार्टिकल इस रीजन में जाएगा, और इस रीजन में जाएगा तो तुम मुझे बताओ अब ये क्या करेगा इस मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में? तो लेफ्ट में आई थिंक सो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, वी क्रॉस बी से देखेंगे तो मेरे हिसाब से सर्कल। किसी भी वही मूविंग चार्ज हेलिकल। पार्टिकल पे, किसी भी मूविंग चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगता है मैग्नेटिक फील्ड के कारण से, ये बात तुम्हें पता हाँ होगा। और सर, फोर्स किस तरीके से लगता है, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस वी बी, क्रॉस बी। इस तरीके से हाँ, फोर्स लगता है, फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑन एनी चार्ज पार्टिकल इज गिवन बाय दिस। तो चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, अल्फा पार्टिकल यस पॉजिटिव सर। चार्ज, और इसकी वेलोसिटी जो है वो है इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में। तो बताओ इस पे फोर्स किधर लगा, लेफ्ट के डायरेक्शन में या राइट के डायरेक्शन में? लेफ्ट ना।
वी लेफ्ट क्रॉस। फोर्स लेफ्ट के डायरेक्शन में लगा, और लेफ्ट में फोर्स लगने के कारण से ये एक सेमी सर्कल बनाएगा ओके, और इस तरीके से बाहर निकल जाएगा। जैसे सेंट्रिपिटल फोर्स दे रहा है ना। हाँ। हाँ, ये जो एफ फोर्स है क्या दे रहा है? सेंट्रिपिटल फोर्स, तभी तो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। यस। ठीक है, और इस तरीके से होते हुए ये बाहर निकल जाएगा। और मैंने यहाँ पे लगा के रखा था फोटोग्राफिक प्लेट, जो कि इस बात को डिटेक्ट करता है कि अल्फा पार्टिकल्स किस पोजीशन पे हिट कर रहा है। लेट से इस पोजीशन पे हिट कर रहा है तो मैं इस जगह से डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, डी डिस्टेंस। और ये जो डी है, क्या ये डायमीटर है? हाँ, एम वी हाँ बाई क्यू। है ना? Yes, sir. ये डायमीटर ऑफ हाँ दिस सर। सर्कल है। और इस फॉर्मूले से हम लोगों ने रेडियस निकाला हुआ है, रेडियस ऑफ द सर्कल। फोर्स क्या होता हाँ है? सर। फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी होता है, और सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है एम वी स्क्वायर बाय आर। तो इधर से हम लोगों हाँ, ने रेडियस निकाल के, रेडियस कितना हो जाएगा? एम वी अपॉन एम क्यू। वी बाई क्यू। ये तो रेडियस का फॉर्मूला निकल गया, बिल्कुल सही। क्या मैं ये रिलेशन बोल सकता हूँ? ये क्या है? ये थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल है मतलब मैंने कैलकुलेशन से ये सारी चीज़ें निकाली। और ये जो डायमीटर निकाल रहा हूँ मैं इस वाले जगह से, ये वाला, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है ना? हम लोग जनरली क्या करते हैं? हाँ एक्सपेरिमेंटल डेटा और थ्योरेटिकल डेटा को मैच कराते हैं। तो यस। d इज इक्वल टू 2r के बराबर होना चाहिए। अगर ये मैच कर गया तो फिर हमने जो सोचा वो बिल्कुल हमारा सही है थ्योरी। ऐसे ही हम लोग काम करते हैं। सर, किसके लिए एक्सपेरिमेंट है? ये वेरीफाई कर रहे हैं हम लोग कि क्यू एनर्जी जो रिलीज हुआ वो हमने सही निकाला या नहीं निकाला, ये जो एनर्जी है वो सही है कि नहीं। हम लोग इस चीज़ को देखना चाहते हैं। तो थियोरेटिकल से हम लोग बोल सकते हैं कि मास किसका होगा? अल्फा पार्टिकल का। वेलोसिटी अल्फा पार्टिकल का हमें गिवन है, क्यों? क्योंकि एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल अभी हम लोगों ने निकाल के रखा है। चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल हमें पता है। मैग्नेटिक फील्ड यस। वो हम लोगों ने लगाया है, वो भी हमें पता है। तो सारे वैल्यूज हमें पते हैं, इसको मैं इसमें पुट कर लूँगा तो रेडियस निकल जाएगा। सो दिस इज थ्योरेटिकल डेटा। और डी का वैल्यू एक्सपेरिमेंट से मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया, ये हमें पता चल गया। क्या इन दोनों में रिलेशन आना चाहिए? बिल्कुल है। तो जब साइंटिस्ट लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट किया और डेटा को मैच कराया तो उसे ये डेटा मैच करता हुआ मिला। बहुत खुश हुए वो लोग, हाँ भाई चलो सक्सेसफुल रहा हमारा एक्सपेरिमेंट। लेकिन उसमें कुछ और प्रॉब्लम्स नज़र आए। प्रॉब्लम्स ये थे कि इसी जगह पे सिर्फ इसी जगह पे फोटो अल्फा पार्टिकल्स हिट करता हुआ नजर नहीं आया। ऐसे और भी दूसरे लोकेशंस थे जहाँ पे अल्फा पार्टिकल हिट कर रहे थे। यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, इस जगह पे, इस जगह पे, इन सभी जगह पे था अल्फा पार्टिकल हिट करते हुए। और अगर इन सभी जगह पे, मैं रेड से डिनोट कर देता हूँ, अगर इन सभी जगह पे अल्फा पार्टिकल हिट कर रहा है, इसका मतलब ज़रूर ये ऐसा मोशन करते हुए यहाँ पे आया होगा, ओके। हाँ, है ना? ऐसा मोशन yes, करता हुआ sir. वो यहाँ पे आया होगा, हिट हाँ किया होगा, सर। तभी ऐसा पॉसिबल है। तो ये छोटे छोटे जो रेडियस मिले, नो डाउट कोई भी चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो वो सर्कुलर ही मोशन करेगा और कोई दूसरा मोशन नहीं होगा, until unless the velocity of the component is in another direction, जो कि हम लोग इस केस में assume नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अगर रेडियस डिफरेंट हुआ तो रेडियस डिफरेंट होने का एक ही रीज़न है कि वेलोसिटी डिफरेंट हो जाए, क्योंकि मास क्यू बी ये सब चीज डिफरेंट नहीं हो सकता है। अच्छा। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं? हाँ हाँ Yes, सर। sir. सर। है ना? हाँ, यस सर। तो हाँ सर। एक्सपेरिमेंट से मैं इस चीज़ को लिखा नहीं रहा हूँ, बस मैं अभी एक्सपेरिमेंट का जो भी रिजल्ट आया मैं वो बता रहा हूँ। फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट it was found that the the alpha particle hitting on the photographic plate was for different radius, and the radius
was also discrete not continuous। तो दो बातें यहाँ से पता Okay. चला कि एक रेडियस के लिए हमारा अल्फा पार्टिकल नहीं है, मैनी रेडियस के लिए बहुत सारे रेडियस आए, और ये जो रेडियस था नॉट कंटिन्यूस नहीं था, डिस्क्रीट था। कंटिन्यूस होता तो कैसा होता, मतलब पूरा कंटिन्यूस होने का मतलब ये है कि ढेर सारे अल्फा पार्टिकल्स, Stream of alpha particles. है ना। हाँ सर। ये फोटोग्राफिक प्लेट है, एक पूरा कंटिन्यूस में हर एक जगह पे हिट कर रहा है, ये होता कंटिन्यूस। लेकिन डिस्क्रीट का मतलब यहाँ पे हिट किया एक, और इस जगह पे हिट किया, इस जगह पे हिट किया, इस जगह पे हिट किया, बाकी इतना सा स्पेस वैकेंट रहा, इन सभी जगह पे हिट नहीं किया है अल्फा पार्टिकल। तो उसका कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। तो रीजन क्या था, अब उसे हम लोग ढूंढना स्टार्ट करें। ये तो था हमारा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। Okay. समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर हाँ वो समझा। रीजन। यस सर। तो हुआ यूं कि वेलोसिटी जो है वो क्या है, डिफरेंट। फ्रॉम हियर we can understand that alpha particle emitting from radioactive element, from here we can understand that the alpha particle emitting from radioactive element possesses different velocities, and because of this different velocity we are getting different locations for the alpha particle marking। ठीक है, अलग अलग मुझे लोकेशन मिल रहा है अल्फा पार्टिकल का, रेडियस का वैल्यू मिल रहा है अलग अलग। ये रीज़न, क्योंकि रेडियस का वैल्यू होता है एम वी अपॉन क्यू बी। कोई भी डेटा अलग नहीं हो सकता है, एम क्यू बी, सिर्फ वी अलग हो सकता है, और वी यहाँ से हम लोगों ने देखा। तो अब रीज़न मुझे ये निकालना है कि वेलोसिटीज डिफरेंट हुई क्यों, क्योंकि तुमने बोला कि अल्फा पार्टिकल का एनर्जी फिक्स्ड है, विच इज़ व्हाट, एम वाई अपॉन इंटू क्यू। टू क्यू। ये तुमने एनर्जी बोला, और एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। तो अगर तुम्हारा वेलोसिटी डिफरेंट है, तुम ऐसा बोल रहे हो, तो इसका मतलब एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल शुड बी डिफरेंट, और एनर्जी ऑफ यस। अल्फा पार्टिकल अगर डिफरेंट है तो एम वाई एम अल्फा ये सब तो डिफरेंट नहीं हो सकता है, क्यू डिफरेंट हो सकता है, क्यू मस्ट बी डिफरेंट। हमने जो नेट कैलकुलेशन एनर्जी। किया था वो तो सही था, लेकिन और भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, और वो क्यों है अभी हम लोग समझते हैं। तो इस चीज़ के लिए साइंटिस्ट ने वापस से दिमाग लगाया कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, क्यू को डिफरेंट कैसे कर सकते हैं हम लोग, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हुआ होगा। बहुत सारी चीज़ों को उसने सोचा, और सोचने के बाद फिर वो दिमाग लगाने के बाद उसके पास ये निष्कर्ष निकल कर के आया कि एक्सपेरिमेंट जो हम लोग कर रहे हैं, जो हम लोग बैलेंसिंग कर रहे हैं एक्स, इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक है, कुछ ना कुछ तो हम लोग यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं, तभी जाके ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। जब उसने इस चीज़ को ध्यान से किया, बहुत ही अच्छे तरीके से बारीकी से किया, तब उसे जाकर के पता चला कि यार सिर्फ अल्फा पार्टिकल ही बाहर नहीं निकल रहा है, एक और फोटोन भी बाहर निकल रहा है, जिसको हम लोग गामा डीके बोलते हैं, गामा पार्टिकल। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ, गामा पार्टिकल। ये एक्सपेरिमेंट का ही आगे चल रहा है कंटिन्यूएशन में, लेकिन यहाँ पे गामा पार्टिकल यस। स्टार्ट हो चुका है।
बोला तो गामा पार्टिकल कैसे रिलीज होगा यार? कुछ तो होना चाहिए। सब कुछ बैलेंस हो चुका है, हर एक चीज बैलेंस हो चुका है, बस क्यू इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, जो कि एनर्जी रिलीज होता है वो ऑलवेज इन दोनों के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में जाता है। तो गामा पार्टिकल कैसे रिलीज? तो साइंटिस्ट लोगों ने एक्सप्लेन किया कि तुम जो ये वाई दिखा रहे हो, ये अपने अभी एक्साइटेड स्टेट में। समझ में आया क्या ये चीज तो मैंने बोला? नहीं। नहीं, एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या हो गया इसके लिए? ये जो वाई है ये अपने एक्साइटेड स्टेट में है। और जैसे ही ये अपने ग्राउंड स्टेट में पहुंचेगा तो ये एक गामा पार्टिकल रिलीज कर देगा, फोटोन को रिलीज कर देगा। सर एक्साइटेड स्टेट क्या होता है मतलब? बोलो। सर एक्साइटेड स्टेट मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ा है ना एक्साइटेड स्टेट क्या होता है? हाँ मतलब सर। ऊपर चले जाता है। ये एक एक्साइटेड स्टेट है और ग्राउंड स्टेट। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या समझ लेते हैं कि एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, वाई के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे वो अपने एक्साइटेड हाँ, स्टेट में, वो अपने एक्साइटेड स्टेट में, और वापस से जब वो स्टेट से नीचे आएंगे ग्राउंड स्टेट में तो एक फोटोन रिलीज करता है ना? हाँ। ये यस फोटोन सर। यस। रिलीज करता है। और इसी को गामा पार्टिकल वो लोग बोलते हैं, ऐसा स्टूडेंट समझते हैं, साइंटिस्ट ऐसा नहीं बोल रहे हैं। ये बात क्लियर है क्या? ओके। तो ये जो चीज़ हाँ है यस। तुम लोगों ने सोचा ये गलत है। ये किसका एक्साइटेड स्टेट है? इलेक्ट्रॉन का। और वो किसके एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा है? न्यूक्लियस का। एट ओके, ओके। न्यूक्लियस। ठीक है। ओके। यस सर। यस सर, न्यूक्लियस का यस भी सर। एक्साइटेड स्टेट होता है अपना। अब न्यूक्लियस का एक्साइटेड स्टेट देखो, ये सारी चीज़ें अब और ज़्यादा डेप्थ में बताने लग जाऊंगा, तुम्हारे ऊपर से चले जाएगा, हर एक चीज़ कुछ समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में रहे कि एक्साइटेड स्टेट न्यूक्लियस का कैसे हो सकता है। उसमें तो कोई ट्रांजिशन एनर्जी वो नहीं होता है। ऑर्बिटल नंबर n इज इक्वल्स टू 1 2 3। देखो, जब न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं तो एक क्लस्टर के फॉर्म में रहना पसंद करते हैं, और वो किसी भी तरीके से अरेंज हो सकते हैं। द अरेंजमेंट इज द मेन कॉन्सेप्ट फॉर दिस एक्साइटेड स्टेट। जैसे कि मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को बोला कि तुम ऊपर चले जाओ, तो इसका अरेंजमेंट चेंज हुआ है? ऐसा नहीं कि चेंज नहीं हुआ है, डिस्टेंस चेंज हो गया ना, जिसके कारण से यहाँ पे हाँ। इसका प्रोटॉन प्रोटॉन से, अट्रैक्शन। हाँ, प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। वापस से जब नीचे आया तो पोटेंशियल एनर्जी कम हुआ, तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कम हुआ तो फोटोन को रिलीज कर दिया। इस तरीके से हम लोग सोच सकते हैं। बराबर। सेम वे में यहाँ पे भी जो सबसे स्टेबल अरेंजमेंट फॉर्म माना जाता है वो हीलियम का फॉर्म माना जाता है, जिसमें कि दो प्रोटॉन्स होते हैं और दो न्यूट्रॉन्स होते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो ये क्लस्टर जो है सबसे स्टेबल फॉर्म में है, लेकिन अगर इसके डिफरेंट फॉर्म में कोई भी फॉर्मेशन होता है तो उसके पास एनर्जी क्या होगी, रिलेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो अंदर में फॉर्मेशन तुम इमेजिन कर सकते हो कि वो एक एक्साइटेड स्टेट में, तो ऐसे ऐसा फॉर्मेशन बहुत सारे हो सकते हैं, है ना? मैं उसको कंपेयर कर रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि n इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग एनर्जी अलग हो सकता है, 2 के करस्पॉन्डिंग अलग हो सकता है, 3 के करस्पॉन्डिंग, 4 के करस्पॉन्डिंग, 1 और 0 क्या हो सकता है? 0 तो n इज इक्वल टू होता ही नहीं। n इज इक्वल टू 1 ही ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। तो मान लो कि इसी में सबसे मिनिमम एनर्जी है इस स्टेट में, और इस स्टेट में थोड़ा ज़्यादा यस। एनर्जी है, लेकिन फॉर्मेशन क्लस्टर का कुछ ऐसा फॉर्म हो रहा है। क्योंकि जब हम लोग एक्स और वाई जेड की बात कर रहे हैं तो इसमें नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स हैं ढेर सारे हैं। ये 10-15 की बात नहीं हो रही। तुम्हें पता हो, 80। हाँ, यूरेनियम वगैरह में कितने ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, तभी तो वो यस सर। अनस्टेबल हो जाता है। ये रीज़न है। तो इस तरीके से डिफरेंट लेवल्स हो सकते हैं, और डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट में ये हमारा वाई हो सकता है।
लेट से अभी इस वाले एक्साइटेड स्टेट में तो ये नीचे जाएगा, तो इसके करॉस्पॉन्डिंग एक गामा पार्टिकल रिलीज होगा। लेकिन अगर वो हाँ इस एक्साइटेड स्टेट में हुआ तो इसके करॉस्पॉन्डिंग एक गामा पार्टिकल रिलीज होगा। तो इस गामा का भी एनर्जी क्या हो सकता है, डिफरेंट। ओके सर। बातें धीरे धीरे समझ में आ रही है। हाँ ये हाँ सर, क्लस्टर का क्या पता क्या ये हमें हमें नहीं, हमें तो बस इतना सा बताना था कि इस गामा का भी एनर्जी डिफरेंट हो सकता है। दिस इज ऑल्सो नॉट फिक्स्ड। मुझे बस इतना सा बताना था जो कि, ट्रांजिशन पे डिपेंड करता हाँ, है। जो कि तुम्हें ओके समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं क्यू का। क्यू वाज द टोटल एनर्जी रिलीज्ड। यस सर। और ये टोटल एनर्जी रिलीज जो है, ये 3 हिस्सों में बट रहा है। कौन कौन से में? दोनों पार्टिकल एनर्जी का ऑफ काइनेटिक एनर्जी और गामा पार्टिकल का एनर्जी आया। ओके वाई के उधर पास लिखा नहीं काइनेटिक था। एनर्जी, अल्फा के पास काइनेटिक एनर्जी, प्लस ऑफ गामा पार्टिकल के पास भी तो एनर्जी गया है फोटोन के फॉर्म में, बराबर। हाँ तो इन दोनों हाँ के सर, पास कितनी एनर्जी आई है एक्चुअल में? तो मैं ऐसा बोल देता हूँ कि इस जगह पे क्यू डैश ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ है, तो इसके पास जो एनर्जी आएगा वो कितना होगा? सॉरी, क्यू इज द क्यू टोटल डैश एनर्जी। माइनस एनर्जी ऑफ फोटोन। नहीं, एक्चुअल में क्यू डैश इज द टोटल एनर्जी रिलीज है। क्यू डैश इज द टोटल एनर्जी रिलीज। तो टोटल में से गामा का हटाएंगे ना हाँ, तभी। गामा गामा के एनर्जी को हटा देना है मुझे। मेरी बात समझ में आएगा? मान लो कि इसके पास यस जो सर। एनर्जी है ई गामा है, मुझे यहाँ से गामा की एनर्जी को हटा देना है। ई गामा, ऐसा। एक मिनट थोड़ा होल्ड करो। चीज है ना, बस क्यू डैश माइनस ई ई गामा आ जाएगा वो क्यू की जगह पे। तो मैंने बाकी तो जितने सेम भी रहेगा। कैलकुलेशन किए थे वो एग्जैक्टली सही था। ई ऑफ एनर्जी ऑफ अल्फा कितना कैलकुलेट किया था, एम वाई अपॉन एम वाई एम प्लस अल्फा ऑफ प्लस। एम अल्फा। और इस जगह पे मैंने क्यू लिखा था, लेकिन उसे क्या लिखना पड़ेगा, क्यू डैश माइनस ऑफ ई वाई। ठीक है, ये मुझे लिखना होगा। तो इस जगह से अब मुझे पता चल रहा है कि जो एनर्जी रिलीज हुआ, ये क्यू डैश क्या चीज़ है, टोटल एनर्जी रिलीज, वो डेल्टा एम सी स्क्वायर है। ठीक है, ये वाला है। तो इसमें से ई गामा का जो एनर्जी है वो कुछ भी हो सकता है, तो उसके कारण से ई अल्फा का एनर्जी जो है कुछ भी हो सकता है। इसके कारण से जो वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल है वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन वैल्यू जो भी होगा वी अल्फा का, वो एक डिस्क्रीट होगा इस पर्टिकुलर लेवल के हिसाब से। कंटिन्यूस नहीं हो सकता है, हाँ डिस्क्रीट होगा। मेरी बात समझ में आई क्या? ओके। कौन सा ट्रांजिशन कर रहा है? हाँ, कौन सा यस। ट्रांजिशन कर रहा है उसके हिसाब से ई गामा डिसाइडेड होगा, और ई गामा उस तरीके से डिसाइड होगा, तो फिर बी अल्फा उस तरीके से डिसाइड होगा। तो अब यहाँ से मुझे एक्सप्लेनेशन मिला कि हाँ, जो अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे थे उसके डिफरेंट रेडियस क्यों आ रहे थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अल्फा पार्टिकल हैं जो अलग अलग एनर्जी को पोजेस करता है, डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज के साथ आ रहा है। तो जिसकी सबसे कम वेलोसिटी होगी वो इस जगह पे जाके स्ट्राइक करेगा, जिसकी ज़्यादा वेलोसिटी होगा उसका ज़्यादा रेडियस होगा। बोलो, ये चीज़ समझ में आया सबको? कोई प्रॉब्लम? यस सर। और डिफरेंट वेलोसिटीज होने के कारण से ही डिफरेंट रेडियस या फिर डायमीटर हम लोग को मिल रहा था, लेकिन सभी जो थे डिस्क्रीट थे। यह सब तो इधर से पता चला कि गामा पार्टिकल किस तरीके से रिलीज होता है। अब आगे चलते हैं हम लोग बीटा डीके में। सर एक ये जो बोलो। अल्फा को एनर्जी मिल रही थी सर, वो तो ट्रांजिशन ऑफ सर गामा की जो एनर्जी थी वो तो ट्रांजिशन ऑफ वाई स्टार से थी ना, मतलब टोटल क्या एनर्जी, वो क्यू टोटल एनर्जी की मैं क्यू से बात कर लिंक। रहा हूँ। टोटल एनर्जी और कैसे रिलीज हो सकता है? मेरे को लगा वो मतलब उसमें एनर्जी ऑफ सारी वाई में चीज ही।
उस क्यू में गामा ही सारे जा रहा है। एनर्जी इन्वॉल्व होते हैं। मास डिफेक्ट होता क्या है? तुमको मैंने पहले ये बात बताया था कि मास डिफेक्ट को हम लोगों ने थियोरेटिकली कैलकुलेट नहीं किया, एक्सपेरिमेंटली देखा है कि जो मास होता है एक्चुअल में जितना होना चाहिए उससे कम है। तो मास इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द एनर्जी, यस सर। है ना? ये चीज हम लोगों ने देखा यस था। तो वहां पे जैसे ही अरेंजमेंट चेंज हुआ तो उसके कारण से तुम बोलोगे कि उसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ। नहीं, उस तरीके से वर्क नहीं करता है वो। वहां पे सिस्टम का बाइंडिंग एनर्जी चेंज होता है, ठीक है? अच्छा। और वो बाइंडिंग एनर्जी चेंज होने के कारण से ही उससे गामा पार्टिकल्स रिलीज होते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी चेंज किससे एसोसिएटेड है? मास इफेक्ट से, हाँ। बराबर। तो वो टोटल क्यू में से ही मुझे माइनस को करना पड़ेगा। वो तो मैंने समझाने के लिए n इज इक्वल टू 1 2 3 लिया, तो तुम्हें लगा ये ट्रांजिशन हो रहा है, ये तो अलग ट्रांजिशन वही थोड़ा डाउट है आ ना? रहा था। ये जो यस। ट्रांजिशन मैंने समझाया ये बस समझाने के लिए, एक्चुअल में ऐसा ट्रांजिशन नहीं होता है। एक्चुअल में बाइंडिंग एनर्जीज के साथ रिलेशन होता है। ऐसे ट्रांजिशन तो मैंने बस तुमको दिखाने के लिए बोला कि हाँ ये देखो, डिफरेंट गामा भी रिलीज हो सकता है एनर्जी का। क्लियर? यस सर। हाँ सर। यस यस इतना सर। डीप। हाँ सर। हाँ चलिए। अब बीटा डी के बारे में बात करते हैं। तो बीटा जो होता है वो दो तरह का पार्टिकल होता है, एक बीटा प्लस होता है और एक बीटा माइनस होता है ना? कौन सा पहले बात करें, बीटा प्लस या माइनस? सब प्लस। चलो पहले प्लस वाला बात कर लेते हैं। दोनों का कहानी एक ही है, कोई खास स्टोरी है नहीं। तो बीटा प्लस और बीटा माइनस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। है ना? ये पॉजिट्रॉन हाँ होता है। सॉरी, वो पॉजिट्रॉन होता है और बीटा माइनस इलेक्ट्रॉन। यस सर। पहले इलेक्ट्रॉन कर लेता हूँ। इलेक्ट्रॉन तुम लोग को अच्छे से आता है, समझ में भी आएगा जब। तो इसके लिए मैं रिएक्शन देख रहा हूँ कैसा होगा। तो लेट से कोई भी एक एलिमेंट था, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है, प्रोसेस में गया और ये वाई में कन्वर्ट हो गया, और साथ ही साथ क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। अब इलेक्ट्रॉन में बैलेंसिंग किस तरीके से होगा, ऐसा, और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे बताओ वाई में, वाई जो है इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकला है। हम्म, मास तो बैलेंस करो, कांस्टेंट रहेगा। Z+1, आ, नीचे वाले को बैलेंस करो, इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले को बैलेंस करो। Z+1। यस सर। इलेक्ट्रॉन निकला है तो इसलिए प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है। अंदर क्या हो रहा है, कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है, इसके बारे में दिमाग मत लगाओ। अभी तो नीचे का बैलेंस करो ना, ये Z है, ये -1 है, तो यहाँ पे Z+1 होना पड़ेगा ना, तभी तो LHS और RHS इक्वल होगा। हाँ अच्छा सर। ऐसा है, ओके। हाँ। यस सर। और कैसे बैलेंस करते हैं? ऊपर वाले में यस। A हो जाएगा। क्लियर? पुराने जो पढ़े हैं हाँ वो सर। उसको अभी थोड़ा पीछे छोड़ दो, नए तरीके से सीखो। ठीक है, तो ये यस चीज सर। निकल गया, बीटा पार्टिकल। अच्छा, नीचे -1 क्यों लिखा है बताओ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, सेम। इसके पास मास, सॉरी न्यूट्रॉन वगैरह कुछ नहीं होता, तो ऊपर क्या आएगा, 0, और नीचे -1 आएगा। बैलेंसिंग सिर्फ हम लोग इसको प्रोटॉन वाले के लिए करते हैं, और इसका और भी रीज़न है करने का, जो कि अभी एक्सपेरिमेंट से समझ में आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हम लोग सेम काम करेंगे जैसा कि हम लोगों ने अल्फा पार्टिकल के लिए किया, एग्जैक्टली सेम काम हम लोग करेंगे। सेम काम क्या है, बोलो, एनर्जी का कैलकुलेशन है ना? और एनर्जी का यस। कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग ये निकालेंगे कि बीटा पार्टिकल के पास एनर्जी कितना है। वो भी डिस्क्रीट है, वो भी और वेरी फिर होती है। बीटा पार्टिकल को हम लोग क्या करेंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन से पास कराएंगे। सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट करेंगे।
और जो भी रिजल्ट आएगा उसको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। चलो, तो सबसे पहले मास डिफेक्ट बताओ, डेल्टा एम कितना होगा? सर मास ऑफ वाई माइनस मास ऑफ एक्स ही होगा, पहले वो तो इलेक्ट्रॉन शायद से कैंसिल। मास अच्छा, ऑफ एक्स ले लो और जेड टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस एम ऑफ वाई माइनस ऑफ, बोलो, जेड प्लस जेड वन। प्लस वन एम ई उसके बाद प्लस मास ऑफ एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला, Electron. माइनस ऑफ प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। माइनस। हाँ, इलेक्ट्रॉन का मास माइनस कर रहे हैं ना। अच्छा, ये यहाँ पे माइनस लगा दिया, इधर प्लस प्लस। होगा ना। हाँ, इधर प्लस कर लो, ये माइनस इधर लगाया ही है। अब बताओ क्या आएगा आंसर? सर वो सेम आएगा, वही मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक्स माइनस वाई। Mx minus. अच्छे से करो। एम एक्स तो यहाँ पे होगा ही होगा। जेड टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर है, इस तरफ कितना हो रहा है? सर इधर जेड माइनस जेड एम ई आ रहा है ना, हम्म, माइनस जेड इंटू एम ई आएगा बस, वो माइनस एम ई और प्लस एम ई कैंसिल हो जाएगा। Initially तो हो रहा दिख है रहा है mx ना? तो minus सेम, my. तो सेम आएगा ना, मतलब एम हाँ एक्स माइनस एम वाई। वही मैं पूछ रहा हूँ, हो रहा है ना? अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है? हाँ, अच्छा मेरे को लगा हाँ कुछ और सर, आंसर है, मैं इसलिए आप बोल रहा हाँ मैं भी हूँ। वही ओके। सोच रहा हूँ क्या गलत है। और ये हो जाएगा तुम्हारा मास डिफेक्ट डेल्टा एम। तो इधर से मैं एनर्जी निकाल सकता हूँ, क्यू कितना हो जाएगा? डेल्टा एम सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस ऑफ एम वाई सी स्क्वायर। सो दिस विल बी द एनर्जी रिलीज इन दिस डिके प्रोसेस। अब ये जो एनर्जी रिलीज हुआ है, फिर से ये एनर्जी किस किस में जाएगा? एनर्जी ऑफ वाई एंड इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी। तो वापस से अगर एनर्जी की बात करें तो वो जो था एक्स, वो आराम से रेस्ट पे बैठा हुआ था और अचानक से वो डीके प्रोसेस में गया और ये वाई में कन्वर्ट हो गया और एक बीटा पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया, बीटा नेगेटिव। तो इन दोनों के पास मोमेंटम आ जाएगा, इसके पास इस तरफ एनर्जी और इसके पास इस तरफ एनर्जी। इसके पास जो एनर्जी होगा डेट विल बी ई वाई और ई बीटा। तो कैलकुलेशन एग्जैक्टली वही रहेगा, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम सेम होने वाला है। एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे, ई वाई प्लस ऑफ ई बीटा इज इक्वल टू क्यू होने वाला है। आया ना? यस। हाँ सर। और इनिशियल सर आप मोमेंटम फाइनल मोमेंटम सेम, तो ई वाई इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू पी बीटा होने वाला है। और इसको हम लोग कैसे लिख लेंगे? E इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई टू एम होता है फॉर्मूला। तो टू एम हाँ वाई पी वाई इज इक्वल टू टू एम बीटा ई बीटा। तो टू टू कैंसिल आउट हो गया, इक्वेशन एग्जैक्टली मेरे पास सेम आया। और इसमें पुट करेंगे, इसमें पुट करने के बाद फिर ई बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? एम वाई अपॉन एम वाई प्लस एम बीटा इंटू। एम वाई प्लस ऑफ एम बीटा। और इसके पास कितनी एनर्जी आ जाएगी? ई वाई के पास। एम ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस सर। अब तुम मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन का मास और उसका मास वाई वाले का
अगर कंपेयर किया जाए किसका बड़ा होगा, y का और बीटा में से? एनर्जी ऑफ बीटा ज्यादा होगा। एनर्जी बीटा नहीं, मैं तो मास को एनर्जी कंपेयर ज्यादा कर, m of beta is much less than m of y, इसीलिए एनर्जी ऑफ बीटा विल बी मच ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ ओके। y। इसी तरीके से जब हम लोग बोलते हैं कि ई वाई प्लस ऑफ ई बीटा इज इक्वल्स टू क्यू, तो बीटा के रेस्पेक्ट में ई वाई को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, बोला जाता है सारा का सारा एनर्जी कौन लेकर के जाएगा, बीटा पार्टी। समझ में आया क्या? दूसरी जगह यस पे सर। इस तरीके से कैलकुलेशन कराया हाँ जाएगा, सर। लेकिन मैंने ये भी करा करके तुम्हें इस बात को बता दिया कि आंसर ई बीटा इज इक्वल्स टू क्यू ही आएगा। क्लियर है? तो एनर्जी यस आ सर। गया हमारे पास, अब मैं हाँ वापस सर। से वही एक्सपेरिमेंट करूँगा। ठीक है, फिर एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ते हैं आगे। और एक्सपेरिमेंट में फिर से वही काम किया हम लोगों ने, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया जिससे कि बीटा नेगेटिव पार्टिकल निकल रहे थे, और इसको एक मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन से पास कराया। और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, बताओ किस तरफ सर्कल बनाएगा ये, लेफ्ट या राइट सर में? इलेक्ट्रॉन है तो राइट में जाएगा। है ना? बीटा पार्टिकल अंदर आएगा, इसके पास वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की डायरेक्शन में, तो फोर्स लगना चाहिए था लेफ्ट, लेकिन लगेगा राइट। क्यों? क्योंकि ये राइट में। नेगेटिव नेगेटिव पार्ट। तो ये ऐसा रेडियस बनाते हुए इधर से बाहर निकला, और एग्जैक्टली हमने फिर से वही काम किया, एक फोटोग्राफिक प्लेट लेकर के रखा था इस जगह पे, जिस पे वो हिट कर रहा था, और हिट करने के बाद हम लोग उसके रेडियस के वैल्यू को काउंट। तो मैंने फिर से वही काम किया और लगाया, और इससे डी के वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। ये एक्सपेरिमेंट से पैरामीटर कैलकुलेट कर लिया। अब इस डेटा को मैच कराया थ्योरेटिकल वैल्यू से। थ्योरेटिकल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हम लोगों ने ऊपर ई बीटा लिखा है, तो एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल इज फिक्स्ड, so implies that the velocity of beta particle should also be fixed। रेडियस ऑफ बीटा पार्टिकल कितना हो जाएगा, एम बी बाई क्यू बी, सो दिस थिंग बी ऑल्सो फिक्स्ड। ऐसा हम लोगों ने सोचा, लिखा, ऐसा हम लोगों ने सोचा। और जब डेटा को मैच कराया तो डी शुड बी इक्वल्स टू 2r बीटा होना चाहिए। तो डेटा को मैच कराया तो बिल्कुल मैच कर रहा था एग्जैक्टली, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन प्रॉब्लम तब एराइज हुआ जब मुझे और भी डिफरेंट डिफरेंट मार्किंग्स देखने के लिए मिली। एक मार्किंग इस पहले जगह पे जैसे। भी था, इस जगह पे, इस जगह पे, और इस जगह पे, लेकिन इस बार जो मार्किंग था वो अल्फा पार्टिकल से डिफरेंट था। अल्फा पार्टिकल में मार्किंग डिस्क्रीट था, यहाँ पे मार्किंग कैसा था, कंटिन्यूस। मतलब हर एक पॉसिबल रेडियस थे, हर एक रेडियस पॉसिबल है, कोई भी ऐसा रेडियस जो कि ना मिला हो, ऐसा नहीं है, हर एक रेडियस मिला। ये बात समझ में आ रही ओके। है क्या? तो ऐसे से हर एक हाँ रेडियस सर। मिल रहा है, और ये हमें कंटिन्यूस मिल रहा है। तो एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला, फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट इट वाज फाउंड दैट द डिफरेंट रेडियस फॉर द बीटा पार्टिकल वाज obtained and it was also continuous। यस सर। ये दोनों चीज हमें मिली। अब साइंटिस्ट के दिमाग में और ज़्यादा दिमाग खराब हुआ कि यार ऊपर वाले को तो एक्सप्लेन कर दिया,
एटलीस्ट वो डिस्क्रीट था, अब इसके लिए वापस से मेहनत करना पड़ेगा। इसके लिए तो डिस्क्रीट भी नहीं है, कंटिन्यूस है, सेम एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे सकते हैं। अब क्या करें? तो फिर और ज़्यादा उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट करा और चीज़ें उन लोगों ने किए, और करने के बाद फिर बाद में ये पता चला कि यार न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो का नाम का भी कुछ चीज़ होता है, वो इससे बाहर निकलते हैं। ये बात समझ में आई क्या? अच्छा, तो पहले अभी मैं, दूसरे पार्टिकल्स है। हाँ, अब यहाँ से भी कुछ और चीज़ निकल रहे हैं जिससे के कारण से एनर्जी वेरी कर रहा है। तो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो के बारे में बात करते हैं, जिसको हम लोग एंटी पार्टिकल्स बोलते हैं, है ना? हाँ, यस सर। न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो, इसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं। और एंटी न्यूट्रिनो, इसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं। इसके प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं, ये होता क्या है। इसके रेस्ट मास जो होते हैं वो ज़ीरो होते हैं, और ये जो है स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड से ही चलता है नियरली। हम्म, और इसका रेस्ट मास क्या होता है? ज़ीरो। यस। वैसे तुम अगर मास न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो का नेट पे सर्च करोगे तो कुछ ना कुछ मास मिलेगा, और मास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस फॉर्म में गिवन होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक, हाँ, ये यूनिट थोड़ा गलत है, ई इज ओके। इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर होता है। तो मास को क्या मैं ई डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ? अच्छा, अच्छा, जूल वो सब में सर, हाँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मास। अभी तक हम लोग केजी ओह, ग्राम में सही है। मास को लिखते थे। अब नया एक यूनिट आ चुका है, डेट इज जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब जूल सेकेंड स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। मास, ओके। और जूल को तुम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख सकते हो, एनर्जी है ना। यस सर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेगा सेकेंड इलेक्ट्रॉन यस वोल्ट स्क्वायर। सर। वगैरह में हमें देखने के लिए मिलता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर होता है। इस तरीके से मास को डिनोट किया जाता है। तो ये मास मिलेगा क्योंकि एनर्जी एंड मास आर इंटर कन्वर्टेबल, ऐसा हम लोग को मान के चलते हैं। तुम अगर फोटोन का भी मास देखोगे, उसका भी मास मिल जाएगा। तो रेस्ट मास इसलिए हमेशा क्या बोला जाता है? जीरो। आगे चलते हैं हम लोग। तो इसका कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है। और साथ ही साथ इसके पास स्पिन क्वांटम नंबर प्लस माइनस 1/2 होता है। स्पिन क्वांटम नंबर प्लस माइनस 1/2 होता है। ठीक है। और इसको लगभग लगभग हम लोग फोटोन ही बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लगभग लगभग फोटोन ही बोलते फोटॉन। हैं। और साथ ही साथ लगभग ये लगभग। ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड और ना ही मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करता है। नो ओके। इंटरेक्शन विथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक, किसी के साथ इसका इंटरेक्शन नहीं होता। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लगभग फोटोन ही बोलते हैं। ज़्यादातर बुक में तो फोटोन ही डायरेक्ट लिख देता है, न्यूट्रॉन एंटी न्यूट्रॉन और फोटोन। ठीक है, लेकिन यस। दीज आर एंटी पार्टिकल्स। ये कैसे हैं? एंटी पार्टिकल्स हैं। और एंटी पार्टिकल्स के बारे में क्या बताया था मैंने? एंटी पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स एक होते हैं दूसरे जो, को खत्म करते हैं। हाँ, जो एक दूसरे पे कोलिजन करने के बाद प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी के फॉर्म में आ जाए, प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट। ठीक है, तो ये बातें हम लोग को समझ में आ गई। तो अब साइंटिस्ट ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया। उन्होंने बोला कि देखो, ऊपर जो एक्सपेरिमेंट हो रहा था वो तुमने रिएक्शन में आधा अधूरा लिखा बैलेंसिंग के टाइम। कैसे?
उसने बोला कि देखो जो एक्स एलिमेंट है वो वाई में तो कन्वर्ट होगा ही होगा, ये इधर ए और जेड प्लस वन, और साथ ही साथ जो बीटा पार्टिकल निकल रहा है वो तो निकलेगा ही निकलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और एनर्जी के साथ साथ एक एक्स्ट्रा में एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा। और फिर उन्होंने बताया कि जो एंटी न्यूट्रिनो का एनर्जी हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है, इट्स एनर्जी कैन बी एनीथिंग, कैन बी एनीथिंग। तो अगर इसका एनर्जी कुछ भी हो सकता है तो जो एनर्जी बचेगा, दिस क्यू इज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। तो जो एनर्जी बचेगा गामा एंटी पार्टिकल से निकलने के बाद वो इन दोनों के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में जाएगा फिर तो हमें करेक्ट रिलेशन क्या लिखना चाहिए था, that energy of the beta particle is equals to my upon m beta plus of my into q minus of energy of एंटी न्यूट्रॉन। इसके बाद जो एनर्जी बचेगा वो एनर्जी उन दोनों में जाएगा, और क्योंकि इसकी एनर्जी कुछ भी हो सकती है तो इसकी भी एनर्जी क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। मेरी बात समझ में आई क्या? और इसके कारण से वेलोसिटी ऑफ बीटा पार्टिकल्स कैन बी एनीथिंग, ओके। है ना, कोई भी वैल्यू ये पोजेस कर सकता है, जिसके कारण से रेडियस कैन बी एनीथिंग। मतलब इधर एनर्जी ऑफ एंटी न्यूट्रॉन ऐसा वेरी करती है कि कंटिन्यूअस आता है। हाँ, तो फिर लोगों ने बोलना स्टार्ट कर, यार तुम तो कुछ भी बोले जा रहे हो अपने फैक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, तुम गामा पार्टिकल का एनर्जी कुछ भी गामा बोल रहा हूँ, ये एंटी पार्टिकल का एनर्जी कुछ भी बोल दिए, और एक तो नया पार्टिकल भी याद कर दिया तुमने, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो। तो फिर एक्सप्लेन करा कि यहाँ पे चीज़ें ढंग से दिख नहीं रहा है, उसको मैं ढंग से दिखाता हूँ। तो उसने बोला कि देखो जब हम लोग न्यूक्लियस के इनसाइड चले जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, तो वहाँ पे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स वो इंडिविजुअली ही खुद डिके प्रोसेस में जाते हैं। कैसे करके? तो जो न्यूट्रॉन है वो अंदर ही कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन में, बीटा पार्टिकल में प्रोटॉन खुद ही कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन में, और यहाँ से बीटा पार्टिकल रिलीज होता है। और जब भी जब भी न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में कन्वर्जन होता है तो एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल साथ ही साथ निकलता है। अच्छा, अंदर होता है ये न्यूक्लियस का डीके। ये न्यूक्लियस के इनसाइड में हो रहा है। ये कैसे पता चला? क्योंकि इस पार्टिकल को डिटेक्ट किया गया। अब ये तो साइंटिस्ट ही बताया, साइंटिस्ट ने जो बताया वो मैं बता रहा हूँ। तो बोला कि ठीक है, तुम न्यूट्रॉन को सिर्फ प्रोटॉन में कन्वर्ट करा रहे हो, प्रोटॉन भी तो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो सकता है। बोला हाँ, करेगा वो भी काम। तो बोला फिर कैसे करेगा? तो बोला जब प्रोटॉन है, अरे बेटा क्यों लिखा हूँ, जो प्रोटॉन है वो ठीक होता न्यूट्रॉन में जब कन्वर्ट होगा तो फिर बीटा पार्टिकल निकलेगा, है। और इस बार निकलेगा न्यूट्रिनो, नॉट एंटी न्यूट्रिनो। अब ओके। क्योंकि दोनों साइड चार्ज को बैलेंस करना है तो इस जगह पे पॉजिट्रॉन निकलता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बीटा कहाँ? नेगेटिव पार्टिकल का वो हो गया रिएक्शन, और ये बीटा यस सर। पॉजिटिव का हो गया रिएक्शन। बोलो समझ में आया क्या चीज़ है? हाँ यस। सर। यस। तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंट भी एक्सप्लेन हो जाता है। तो अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट जो है दैट मतलब इज सर बीटा पॉजिटिव। बोलो। मुद्दे की बात ये याद रखना है कि मुद्दे हाँ की ये बात इसमें तो कन्वर्ट हो बिल्कुल, रहा है, बस इतना हाँ याद। हाँ, एक्सपेरिमेंट हमें याद रखना है बस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। सही है। हमें कौन सा कोई पूछने आने वाला है, भाई बताओ एंटी न्यूट्रिनो निकला,
मैं तो बस आंसर देना है, ये रिएक्शन याद रखना बस है। इसी तरीके से 12th खत्म हो जाए और जेई क्रैक हो जाए, बस इतना सा दिमाग लगाना है हमें। बीटा पॉजिटिव डीके के बारे में बात कर लेते हैं। अब साइंटिस्ट लोगों को भी ये बात पता चल गया, अच्छा तुम 2 बार हमने धोखा दे दिया, बीटा पॉजिटिव में कुछ नहीं होने वाला है। मुझे पहले से पता है कि इसमें क्या रिएक्शन होने वाला है इनसाइड में, जो प्रोटॉन है वो कन्वर्ट होने वाला है न्यूट्रॉन में, और साथ ही साथ एक बीटा पॉजिटिव निकलने वाला है, और साथ ही साथ क्या निकलेगा, एक न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनॉन, हम्म, पोकेमोन जैसा ना। ये तो इस बार रिएक्शन को मैं पहले ही सही करके लिखूंगा कि जो एलिमेंट है एक्स वो कन्वर्ट होगा वाई में, साथ ही साथ एक बीटा पॉजिटिव होगा, A+1 और साथ ही साथ न्यूट्रिनो निकलेगा, और साथ ही साथ एनर्जी रिलीज होगा। और फिर से हमें पता चल गया कि जो एनर्जी रिलीज होगा वो 3 के पास जाएगा, इन तीनों के पास। यस। और क्योंकि जो न्यूट्रिनो है वो कोई भी एनर्जी पोजेस कर सकता है, उसके कारण से जो काइनेटिक एनर्जी हो सकती है बीटा पार्टिकल की वो कुछ भी हो सकती है, और इसके कारण से वेलोसिटी भी कुछ भी हो सकता है। चलो तो मास डिफेक्ट को बता दो फटाफट तुम लोग, अब कितना आएगा मास डिफेक्ट? मास ऑफ x माइनस मास ऑफ y, शायद डायरेक्ट। इतना तो पहले हम लोग कर लेंगे, माइनस, अब क्या होगा, मास ऑफ वाई माइनस कितना देना पड़ेगा? अच्छा बैलेंसिंग नहीं किया, बैलेंसिंग करके बताओ कितना आ जाएगा ऊपर, z माइनस माइनस 1 और ऊपर आ जाएगा ए। a। बताओ, z-1 लिखना पड़ेगा, और साथ में क्या आएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है ये वैल्यू? mx माइनस my आ रहा है। जी कैंसिल नहीं हो रहा है। हो और रहा है, कुछ ओके। हो रहा है या फिर इतना ही आ रहा है? एक आदित्य, एक मिनट। सर नहीं, मेरे को नहीं लग रहा, नहीं ये होगा आ इस बार कैंसिल। -2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ ठीक है, ये हमारा डेल्टा एम है। सो एनर्जी जो रिलीज होगा डेट विल बी डेल्टा एम सी स्क्वायर, सो दिस विल बी एम एक्स माइनस एम वाई माइनस ऑफ एम। ये कैलकुलेशन याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये डेल्टा एम जो है कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन के लिए भी दे सकता है, सिर्फ इसी के लिए नहीं, उसमें मॉडिफाई करके भी दे सकता है, तो बड़ी बात है। तो तुम हर एक एक्सपेरिमेंट के लिए याद रख सकते हो कि एम एक्स माइनस ऑफ एम वाई था, लेकिन सिर्फ बीटा प्लस के लिए, सिर्फ बीटा प्लस के लिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। यस। हाँ, तो अब इसके लिए एक्सपेरिमेंट मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वही चीज़ है एक्सपेरिमेंट में, ये रेडियो एक्टिव, और इससे बीटा प्लस निकला, और क्या किया मैंने, मैग्नेटिक फील्ड लगाया, बताओ किस तरफ डिफ्लेक्शन होगा, लेफ्ट या राइट? जहाँ मन करे, पॉजिटिव है तो लेफ्ट। कहाँ मन करे, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, काइंड ऑफ ये अल्फा पार्टिकल की तरह डिफ्लेक्ट करेगा, हाँ। तो ये इस तरफ जाएगा, और इस तरीके से मुझे कंटिन्यूस मिलेगा, और हमें पता है कि कंटिन्यूस क्यों मिलेगा, बहुत सारे होंगे बनाने के। कंटिन्यूस स्पेक्ट, चलो ये तो हो गया, अब आगे चलते हैं हम लोग। एक और तरह का डीके प्रोसेस होता है जिसको हम लोग के कैप्चर बोलते हैं।
सुनाता है, पता नहीं। नहीं, हाँ लेकिन उतना पढ़ा नहीं है कभी, हम लोग को इम्पोर्टेंस नहीं दिया था उस टाइम, पता नहीं क्या है। ये है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन ढेर सारे हैं। ऐसे से ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स बने, रिवॉल्व कर, इसको हम लोग बोलते हैं के सेल, इसको बोलते हैं एल, और फिर एम एन इस टाइप से होते जाता है ना। तो न्यूक्लियस इतना ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज होता है और रेडियस इतना ज़्यादा छोटा होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को वो खुद ही खुद निकल जाता है, अपने अट्रैक्टिव फोर्स से खुद ही खुद खा जाता है उसको। ऐसा भी होता है? ऐसा ही होता है। ये फर्स्ट फर्स्ट टाइम सुना। ये ऐसा ही न्यूट्रॉन खा एक्सप्लेनेशन। जाता है? हाँ, न्यूट्रॉन नहीं खाया, मतलब कि वो जो न्यूक्लियस है, सॉरी, न्यूक्लियस खा जाएगा। न्यूक्लियस। हाँ, हम्म। न्यूक्लियस खा जाएगा उसको। और ऐसा ओके। ही इसका एक्सप्लेनेशन है, और ये एक रेयर प्रोसेस है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा, बहुत कम होता होगा। हाँ, खा जाता है, सही है। इट इज़ ए रेयर प्रोसेस, और बहुत ही कम न्यूक्लियस में ये पाया जाता है। और इस प्रोसेस में होता क्या है, तो जो न्यूक्लियस है वो कैप्चर कर लेता इलेक्ट्रॉन। है वन ऑफ इट्स एटॉमिक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम के सेल। न्यूक्लियस कैप्चर्स electrons from A cell, ठीक है। तो यस। रिएक्शन तो इसके पास कुछ होना चाहिए। तो रिएक्शन क्या होता है, अगर मैं न्यूक्लियस के इनसाइड देखूंगा, प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन के साथ मिल जाता है, और मिलने के बाद क्या देगा, प्रोटॉन से मिलेगा क्या, न्यूट्रॉन मिलेगा। और जब भी न्यूट्रॉन बनता है तो साथ साथ में न्यूट्रिनो भी बनता है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना, चाहे ऊपर का रिएक्शन हो चाहे नीचे का रिएक्शन हो, जब भी न्यूट्रॉन बनेगा तो न्यूट्रिनो भी साथ साथ में बनेगा। तो इसमें दो तरह का रिएक्शंस तुम शो कर सकते हो एटम के लिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन भी इन्वॉल्व हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन एटम का है। अभी तक इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्व हो रहा था वो एटम का नहीं था। ये बात समझ में आई क्या? तो तुम इसमें एटम का हाँ भी सर। रिएक्शन शो कर सकते हो और एक न्यूक्लियस का भी रिएक्शन शो कर सकते हो। अगर मैं सिर्फ न्यूक्लियस का रिएक्शन शो करूंगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन काइंड ऑफ न्यूक्लियस को जाके हिट कर रहा है। न्यूक्लियस रिएक्शन, न्यूक्लियस के रिएक्शन के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आया और जाकर के हिट किया, और फिर एक दूसरा एलिमेंट बन गया पाई, जिसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, इतना, और एक एंटीजन। क्लियर है क्या? और किसी जगह पे बुक हाँ में सर। ये रिएक्शन भी दिया जा सकता है एटम के लिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक एटम है और एटम के इनसाइड इलेक्ट्रॉन था और न्यूक्लियस भी था। तो जो एक्स एलिमेंट है वो खुद ही खुद कन्वर्ट हो जाता है वाई में, अच्छा। बराबर एक है। इलेक्ट्रॉन और ड्रॉप साथ ही कर। साथ एंटी न्यूट्रिनो और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। अब ये जो एनर्जी होता है ये फोटोन होता है। दिस एनर्जी इज व्हाट, फोटोन। कौन सा अंदर ही अंदर फोटोन है ये, फोटोन। कौन सा फोटोन है ये, यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके नीचे आएगा। अच्छा, एक्सरेज है तो। हाँ, सही एनर्जी है। रिलीज। यस। कौन सा है ये, कैरेक्टरिस्टिक ये एक्स, अल्फा। कैरेक्टरिस्टिक एक्स, ओके। है ना। यस सर। हाँ सर। तो ये एनर्जी भी रिलीज होगा, और इससे पता चल जाता है कि कौन सा एलिमेंट से ये हुआ है, या फिर के कैप्चर हुआ भी नहीं, वो भी पता चल जाता है।
मेरी बात समझ में आ गया? यस सर। हाँ, यस तो ये सर। चीज़ है, ये सिंपल सा चीज़ जो है मैंने बता दिया तुम लोग को। अब ये अल्फा बीटा गामा डीके जो भी था हो गया, और ये क्लास ए कैप्चर हो गया। गामा के बारे में पहले ही मैंने बता दिया है। और गामा पार्टिकल जो है और दूसरों में भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि अल्फा पार्टिकल ही रिलीज हो तभी गामा पार्टिकल निकलेगा, ज़रूरी नहीं। ऐसा दूसरे में भी हो सकता है। जैसे कि मैं एक एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ, ये मुझे याद तो नहीं है लेकिन मैं एक दिखा रहा हूँ गामा पार्टिकल। ये मैग्नीशियम वाला एक्सपेरिमेंट है जिसमें कि मैग्नीशियम का आइसोटोप होता है, वो कन्वर्ट होता है एल्यूमिनियम में, स्टार होता है इसके पास। स्टार का मतलब क्या है? ये जब बनता है तो ये अपने एक्साइटेड स्टेट में, और इस समय बीटा पार्टिकल है नेगेटिव, और फिर ये एक्साइटेड स्टेट में है तो अभी किस में जाएगा? ग्राउंड स्टेट में जाएगा। ये अपने ग्राउंड स्टेट में चला गया, और क्योंकि ये अपने ग्राउंड स्टेट में गया है तो ये गामा पार्टिकल करेगा। समझ में आया क्या मेरी बात? यस यस सर। सर। इस तरीके से इंटेंसिटी के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। एक ही बार पूछा गया है क्वेश्चन जेई में कि जब अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल को किसी भी मेटल सरफेस पे फॉल कराया गया तो जो पेनिट्रेशन लेवल था अल्फा का कम था, बीटा का थोड़ा ज़्यादा था, और गामा का सबसे ज़्यादा था। दिस वाज द पेनिट्रेशन लेवल फॉर ऑल द पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल्स एंड गामा पार्टिकल्स का। तो हुआ क्या, इंटेंसिटी जो है जैसे जैसे अंदर जाते गए वो कम होते गया। तो इंटेंसिटी किस तरीके से अफेक्ट होता है किसी भी मटेरियल के अंदर, वो इस तरीके से इस फॉर्मूले से लिखा है, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस ऑफ म्यू इंटू एक्स। एक्स क्या चीज़ है? एक्स इज द डेप्थ। इसको मैं वापस से समझाता हूँ। जैसे कि मान लो जब कोई भी रे था या फिर गामा पार्टिकल था, हिट किया इस सरफेस पे, तो इस सरफेस के जस्ट पास में इंटेंसिटी था आई नॉट, और वो एक्स डिस्टेंस इन किया, तो एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद यहाँ पे जो इंटेंसिटी मिली वो आई मिली। तो वो आई इंटेंसिटी कितनी होगी? दिस मच होगा। और म्यू क्या है? वो मटेरियल का कांस्टेंट यस। विच डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। इसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ये होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटेंसिटी का बात। तो लगभग तो मैं हर एक चीज़ मैंने बता दिया। अब जो हम लोग स्टार्ट करेंगे डेट इज कि अब हमारा स्टैटिस्टिकल लॉ क्या है, तो लैम्डा वैम्डा के बारे में पढ़ाई करें। तो उससे पहले मुझे ये बताना पड़ेगा न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के बारे में कि ऐसा हुआ क्यों और होने का रीज़न क्या था। स्टेबिलिटी हाँ, एन इससे बाई पहले पी मैंने तुम लोग को थोड़ा सा बताया था बाइंडिंग एनर्जी हाँ पर वो न्यूक्लियन ग्राफ। का ग्राफ। हाँ। न्यूक्लियर यस सर। स्टेबिलिटी हम लोग देखते हैं। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी क्या है? मैंने क्या किया, हर एक एलिमेंट का
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स काउंट किया, बराबर। और इस ग्राफ के ऊपर ड्रॉ किया, ऊपर लिखा हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नीचे लिखा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो कोई सा भी एलिमेंट मान लो, जैसे कि हाइड्रोजन है या फिर हीलियम है या फिर कोई सा भी पार्टिकल, तो हीलियम में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे 2 और कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे? 2 इसी तरीके से हर एक एलिमेंट के लिए हम लोग ये कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं 2,2, और हर एक का मैंने यहाँ पे पुट करना स्टार्ट किया। तो जब मैंने पुट किया, पुट इन द सेंस कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किया, तो ऐसा देखा गया ज़्यादातर एलिमेंट जो हैं वो x इज इक्वल्स टू वाई वाले लाइन के ऊपर है। दिस इज x इज इक्वल्स टू वाई वाला लाइन, और ये वाले रीजन में जो रेशियो है n बाय जेड का, इसको मैं n बोल लेता हूँ और इसको z, तो इसका रेशियो क्या है इस वाले लोकेशन के लिए 1 है। और जो भी एलिमेंट इस रीजन में लाए करते हैं दोज आर स्टेबल बाय जेड इज ऊपर वाले इक्वल्स टू 1.6। हाँ, इस वाले रीजन में लाए करते हैं, इसको हम लोग स्टेबिलिटी बेल्ट बोलते हैं। ये स्टेबिलिटी कर्व है, और ये हमारा स्टेबिलिटी रीजन, इसको हम लोग स्टेबिलिटी बेल्ट बोलते हैं। यस तो बोला गया जो भी इस रीजन में है वो न्यूक्लियस स्टेबल है, लेकिन जो भी इस रीजन में नहीं है, जैसे कि ये बाहर है या फिर ये यहाँ पे इस जगह पे कहीं पे भी हो, मुझे नहीं पता, हो सकते हैं कहीं पे, तो ये सारे स्टेबिलिटी रीजन में नहीं है, दीज एलिमेंट्स आर अनस्टेबल। और क्योंकि इसके न्यूक्लियस अनस्टेबल है तो ये सारे न्यूक्लियस डी के प्रोसेस में जाएंगे। समझ में आया क्या? जो इसके बाहर लाइक है। हाँ, यस तो n बाय जेड का रेशियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर तो n बाय जेड का रेशियो अगर ग्रेटर देन 1.6 है, डेट मीन्स दोज आर अनस्टेबल। हाँ समझ में आएगा? हाँ Yes. सर और अगर ऐसे एलिमेंट जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स काफ़ी ज़्यादा हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स काफ़ी कम, ये वाला, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है ज़्यादा है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है कम है, तो ये स्टेबिलिटी रीजन में जाना चाहता है। और स्टेबिलिटी रीजन में जाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? जेड के वैल्यू को ठीक है घटाना पड़ेगा, जेड के वैल्यू को घटाना पड़ेगा या फिर एन के वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, दोनों में से कुछ भी कर। तो अभी तक हम लोगों ने जो डीके प्रोसेस देखा उसमें कौन से प्रोसेस में जेड का वैल्यू बढ़ता है या फिर एन का वैल्यू घटता है, या फिर मुझे क्या चाहिए एन बाय जेड का रेशियो बढ़ाना है। बोलो कौन कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जिसमें एन बाय जेड का रेशियो अल्फा बढ़ता है? डीके में दोनों नहीं तो कम होता है तो बीटा डीके पॉजिटिव या माइनस? नेगेटिव? नेगेटिव एक सेकंड इसमें कौन कौन सा हो सकता है, बीटा पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव पॉजिटिव शायद पॉजिटिव, क्योंकि ठीक है। उसमें हाँ, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो और क्या के कैप्चर भी बोल सकते हैं? के कैप्चर
ओके, उसमें न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटॉन हाँ घट तो रहा है, जेड कम हो रहा है। प्रोटॉन घट रहा है एन और न्यूट्रॉन बढ़ रहा है। हाँ के यस कैप्चर सर। में तो ये होता हाँ है। सर। अब दूसरा देखते हैं कि मान लो कि कोई भी इस जगह पे हो, उसे इस वाले में जाना है, तो कौन कौन सा हो सकता है? इसमें क्या होना चाहिए सर तुम्हारा? क्या? जेड का वैल्यू बढ़ना चाहिए और एन का वैल्यू घटना चाहिए, मतलब कि एन बाय जेड का रेशियो घटना चाहिए। तो बोलो कौन? बीटा माइनस माइनस का अल्फा डीके। बीटा डीके, माइनस डी है ना? अल्फा डीके, हाँ सर। अल्फा होगा क्या उसमें दोनों? बोलो। अल्फा सर दोनों कम हो रहा है ना, डाउट अल्फा है। वाले में रेशियो को तुम चेक करो कि घट रहा है या बढ़ रहा हम्म, तो घट ही रहा है क्योंकि उसमें ज्यादा न्यूट्रॉन निकल रहे हैं। एक सेकंड, दो न्यूट्रॉन नहीं, सेम ही है, मतलब दो न्यूट्रॉन दो प्रोटॉन। है। रेशियो रेशियो देखो। रेशियो कम हो रहा है ना? हाँ कम ही हो रहा है। रेशियो देख पा रहे हो? कोई सा भी एक वैल्यू लो, अगर तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है सॉरी, जैसे 80, तो कोई जैसे वैल्यू लो। जेड 80 है और नहीं कम वाला है ना ये जैसे कि तो मैं एक जेड कम एग्जांपल लेते हैं। लेता हूँ कि कोई सा भी है x है, ये 88 है और ये 226 है, और ये कन्वर्ट हो रहा है y में, और साथ ही साथ अल्फा पार्टिकल निकला, तो अल्फा को साइड कर लो। y का क्या होगा? 86 होगा, और ये कितना होगा? और 222। 22। इस 22। समय कितना था रेशियो n बाय y का, वो तुम मुझे बताओ। पहले एक तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताओ कितना हो जाएगा। 226 220 माइनस 88 होगा, माइनस, कितना हो जाएगा यस ये? 138। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने? 88। और हाँ इस जगह 138 इसके लिए कितना हो जाएगा? 222 माइनस माइनस 86, 86, ये कितना होता है? 136। फिर दो ही घटेगा ना कितना फास्ट? न्यूट्रॉन्स में से। 136 अरे न्यूट्रॉन से, लॉजिक, ये हाँ न्यूट्रॉन में से तो दो ही घटेगा ना, क्योंकि लॉजिकल इसमें से है। दो प्रोटॉन घटा है और दो न्यूट्रॉन घटा है, तो ये है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसमें से दो माइनस कर लो, और नीचे और ये 86। 86। अब इसका रेशियो बताओ कितना आ रहा है? 138 डिवाइडेड बाय 88, 1 पॉइंट लगभग ये 1.56। कैलकुलेटर ले लो, मुझे थोड़ा एक्यूरेट कैलकुलेट करना है। और ये लगभग कितना आ रहा है? 136 एक सेकंड करके डिवाइडेड बाय तो 86, 1 आ रहा है। 1.581 आ रहा है, 581, यस। 1.581। बराबर? तो हाँ बढ़ इससे, रहा है। हाँ, तो ये चीज़ तुम देख सकते हो इस तरीके से कैलकुलेट करके। ये चीज़ें इन सभी वैल्यूज़ पे डिपेंड करेगा। यस अगर तुम कोई और वैल्यू ले लोगे, लेट्स सो तुमने x ले लिया है 4 एंड 8, तो y कितना हो जाएगा? 2 और 4 तो 2 एंड 4। इसमें रेशियो कितना आ रहा है? 2। 1। इसमें कितना रेशियो आ रहा है? 2। n बाई जेड का ना हाँ, n बाय जेड 1 का। आएगा। सॉरी सॉरी, मैं इसका रेशियो ले रहा हूँ। तो रेशियो देखो, इधर भी 1 इधर भी 1 है, क्या रेशियो चेंज हुआ क्या? नहीं। लाइटर एलिमेंट्स के लिए नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा मत समझना कि ऑलवेज इंक्रीज होगा या फिर इस ऑलवेज सेम रहेगा, घट भी सकता है बढ़ भी वो सकता है। एलिमेंट पे डिपेंड कर हाँ, रहा है। वो एलिमेंट पे डिपेंड करेगा। अल्फा के लिए हम लोग कुछ भी जनरली अभी बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, आई थिंक तुम लोग को समझ में आ गया होगा बातें।
क्या मैं बताना चाह रहा हूँ? यस सर। तो हाँ सर। ये जो स्टेबिलिटी बेल्ट है या फिर स्टेबिलिटी रीजन है, इसमें न्यूक्लियस का होना कंपलसरी, अगर नहीं है तो वो फिर डीके प्रोसेस में जाएगा, अल्फा बीटा गामा प्रोसेस, गामा को पार्टिकल को बाहर निकालेगा न्यूक्लियस से, ताकि वो स्टेबल न्यूक्लियस बन पाए, और स्टेबल न्यूक्लियस बनेगा तो फिर वो उस रीजन में रहेगा, आराम से रहेगा, जैसे कि यूरेनियम वगैरह है। खुशहाल रहेगा। हाँ, इस तरीके से चीज़ें होता है। एक सही। न्यूक्लियर फोर्स है, छोटा सा इसके बारे में बता देता हूँ। न्यूक्लियर फोर्स के बारे में मैं पहले भी बताया हुआ था कि जो न्यूक्लियर फोर्स हाँ, होता ये है, जनरेट क्यों होता है सर? वो पूछा नहीं था पिछले बार। ये मतलब एक नया तरह कहाँ का से आता फोर्स है, जैसे कि ग्रेविटी जनरेट क्यों होता है, कोई एक्सप्लेनेशन है अभी? नहीं। इसके है? बारे एक में भी मास कोई दूसरे मास को एक्सप्लेन, अट्रैक्ट ऐसे करेगा। देखो, बोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। ग्रेविटेशन, ग्रेविटी जो है वो क्यों आता है, न्यूटन ने एक्सप्लेन करा? नहीं, उसने क्या फॉर्मूला दिया, ग्रेविटेशनल लॉ है, लॉ हमेशा बोला गया उसका। बाद में फिर आइंस्टीन ने आया, उसको एक्सप्लेन करा, उन्होंने बताया कि जो स्पेस टाइम का कर्व होता है उसको वॉर्प करता है, और उसके वॉर्प होने के कारण से फील्ड क्रिएट होता है और चीज़ों को वो पुल करता है। बराबर, बाद में और भी अब चीज़ें वो बात ब्लैक पता होल चला का था ना। कि ग्रेविटॉन नाम का हम्म। पार्टिकल होता है, वो एक्सचेंज होता है, जिसके कारण से एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाता है। हम उसी लोग तरीके से न्यूक्लियर फोर्स में भी ऐसा ही होता है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करोगे, मतलब हमारे लिए कोई मतलब की चीज़ नहीं है। उसमें पता चलता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो इन दोनों के बीच में एक्सचेंज होते हैं, जिसके कारण से वो फोर्स लगाते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, या फिर न्यूट्रॉन के बीच में। बहुत बड़ी बॉडी थी। हाँ, तो यस सर। इसके इसमें हम लोग को जाने की ज़रूरत नहीं है, बस छोटी छोटी बातें हम लोग को याद रखना है कि ये जो फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, और जो चार्जेस होते हैं उसको अट्रैक्ट करके रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये वीक भी हो सकता है और स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, वैसे न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, हाँ। लेकिन ये वीक होगा मैग्नेटिक। या स्ट्रॉन्ग होगा इस बात पे डिपेंड करेगा, तो इसका स्पिन नंबर कितना है। इसका स्पिन भी होता है, क्योंकि हमें पता है कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के इनसाइड प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, दोनों के पास स्पिन होता है प्लस माइनस ऑफ 1/2। और अगर वो दोनों स्पिन सेम रहा तो वो जो फोर्स लग रहा होगा उसके ऊपर, डेट विल बी स्ट्रॉन्ग, और अगर स्पिन अपोजिट में रहा तो जो फोर्स लगेगा उसके ऊपर, डेट विल बी रिलेटिवली वीक। ठीक है। यस। यस। और जो फोर्स कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि न्यूक्लियस न्यूक्लियस के, सॉरी, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में फोर्स लग रहा है या फिर न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में, इस बात पे मैटर नहीं करेगा, हर एक के बीच में सेम फोर्स लगता है। शॉर्ट ओके। रेंज फोर्स होता है, ये तो हमें पता ही है। हम्म। ठीक है, तो इतनी न्यूक्लियस के सारी अंदर बातें हैं जो कि इसमें पता होना चाहिए था। अब हमारा स्टार्ट होगा, डेट इज रेडियो एक्टिव डीके। वैसे न्यूक्लियर तो न्यूक्लियर क्वेश्चन फोर्स नहीं है। हमारे सिलेबस में भी नहीं है, इस पे कुछ पूछा नहीं जाता है। न्यूक्लियर फोर्स तो जो है मतलब वो फोर्स तुम्हारा चार्ज के कारण से भी फोर्स नहीं होता है, और इस फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो अजीब सा होता है, हमारे सिलेबस में भी नहीं। ई रेस टू अल्फा पावर बीटा डीके पे सेंटीमीटर। क्वेश्चन उस अल्फा पे बीटे मतलब। हाँ। क्वेश्चन करेंगे ना इसमें आगे जाकर के, इसमें मास इफेक्ट पे क्वेश्चन पूछते हैं ज़्यादातर, और क्वेश्चन इस पे बनता नहीं होता है। ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं तुम्हारे इस पे स्टैटिस्टिकल लॉ पे बनते हैं। क्यूरी लॉ। हाँ। क्यूरी मैडम। सर अभी भी उनके बारे में बोलते हैं ना, क्यूरी मैम के अभी भी उनके कपड़े पड़े हुए हैं रेडियो एक्टिव है, तो बाद में उनको देखेंगे। मतलब यहाँ पता पे नहीं मुझे एक्सपेरिमेंट तो, करते किधर पढ़ा तुमने? हैं। ये मैंने मतलब ऑनलाइन विकी पे, फैक्ट्स पे। मतलब उनकी तब वो बहुत एक्सपेरिमेंट कर रही थी, उनकी डेथ भी इनकी वजह से, इसकी वजह से हुई ना, रेडियो वो तो एक्टिव पता है जो भी इसी की बीमारी वजह होती से है। हुआ। और उनके कपड़े रेडियो एक्टिव अभी भी, मतलब कुछ तो आगे, कुछ तो 2000 कुछ तो बताया था तब उनके, मतलब हम लोग उधर जहाँ पे करते थे उनके लैब, वो सबको एक्सप्लॉइट करेंगे, उन्होंने ऐसा बताया। अभी भी बहुत हाईली रेडियो एक्टिव चीज है। वैसे के वैसे ही पड़ा है सब चीज, बोलते हैं। अच्छा, अब पता नहीं। मैंने तो कहीं पढ़ा नहीं है। चलो, रेडियो एक्टिविटी के हम लोग देखते हैं। रेडियो एक्टिव क्या है? हम्म,
इसमें देखो क्या क्या चीज़ आएगा। पहले हम लोग डीके प्रोसेस के बारे में जानेंगे, लैम्डा चीज़ को देखेंगे, कांस्टेंट क्या होता है हमारा रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट जिसको बोलते हैं, हाफ लाइफ देखेंगे, एवरेज लाइफ आएगा, उसके बाद एक्टिविटी आएगा, जो एक्टिविटी यानी पैरेलल कि और ये बहुत परेशानी होती है उसके बाद फिर पैरेलल तुम्हारा, और ये हाँ, एक तो सीरीज वाला आएगा और एक पैरेलल वाला आएगा। हाँ तो वही सब चीज। सीरीज में जो डीके होता है प्रोसेस और पैरेलल डीके प्रोसेस होता है वो देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग फिर न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस वगैरह देखेंगे। फिर हमारा खत्म। उसके बाद उसके बाद ये नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो काफ़ी छोटा सा है। चलो ठीक है, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास से इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी 5-10 मिनट बचे हुए हैं, कंप्लीट हो नहीं पाएगा। तो एक फ्लो में उसको फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में निकाल देंगे। नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्ली ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर।